हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की, तो द्विध्रुव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल से नाम से ही पता लग रहा है, यानी दो पोल, डाई यानी दो और पोल, जिसके दो ध्रुव हो या दो पोल हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जैसे कोई दो आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश, जैसे हमने एक आवेश लिया ये -q और इससे कुछ दूरी पर हमने +q आवेश रख दिया, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी हमने ले ली 2a। 2a क्यों ली? अब इस ये एक -q और एक +q, यानी परिमाण में दोनों आवेश क्या होंगे? समान, और इनकी प्रकृति क्या होगी? अलग। ये एक प्लस माइनस का होगा और एक प्लस का, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने मान लिया इनके बीच का बिंदु O, जिसे हम क्या कहते हैं? इसका द्विध्रुव का मूल बिंदु, ठीक है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये इनके बीच की दूरी हमने ले ली 2a। a डिस्टेंस पे है -q आवेश और a डिस्टेंस मूल बिंदु से a दूरी पर है +q आवेश, यानी दोनों आवेशों के बीच समान। तो a + a कितनी हो गई? 2a, ठीक है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? द्विध्रुव का अक्ष। द्विध्रुव का अक्ष, यानी ये कौन सी रेखा है? अक्षीय रेखा। और इस मूल बिंदु से गुजरने वाली द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? इसकी निरक्षीय रेखा, यानी ये क्या कहलाता है? इसका निरक्ष, जो इसके अक्ष के जस्ट परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं P से, जिसकी वैल्यू होती है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी आवेश का परिमाण इनटू दोनों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम क्या लिखें? P = आवेश का परिमाण Q, यहाँ आवेश के परिमाण की जगह हमने लिख दिया Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी ली है हमने? 2a। यहाँ मूल बिंदु से दूरी की बात नहीं कर रहे, मूल बिंदु से दूरी इस आवेश की a है, इस आवेश की a है। -q और +q आवेश जो जिस दूरी पर रखे हुए हैं उस दूरी की बात कर रहे हैं। कितनी दूरी ली है हमने? 2a, तो यहाँ आ जाएगी 2a, यानी P = कितना हो गया? 2aq। ये क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2aq, यानी आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब बात करें इसके मात्रक की, मात्रक से पहले हम ये देखें कि एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश है इसका मतलब इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, और इसकी डायरेक्शन देखिए, दिशा, सदिश राशि है तो दिशा हमेशा -q आवेश से +q आवेश की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। हमेशा इसकी डायरेक्शन कितनी कौन सी होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इस तरफ। इसकी डायरेक्शन को हम इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने P से व्यक्त किया था द्विध्रुव आघूर्ण को, तो इसकी इसी की दिशा में एकांक सदिश से हम व्यक्त कर देते हैं P से, ठीक है भाई। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को हमने दिखाने के लिए, ये दिशा के लिए एकांक सदिश होती है और दिशा को दिखाने के लिए P लगा दिया, ठीक है। तो P की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब बात करें इसके मात्रक की, यानी इसकी यूनिट।
इसकी यूनिट क्या होगी जो उसके फॉर्मूले में आ रहे हैं, आवेश, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये है तो डिस्टेंस ही, डिस्टेंस का यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर, यानी कूलाम मीटर क्या हो जाएगा इसका मात्रक या इसकी यूनिट। अब बात करें इसकी विमा, कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड क्लास में भी कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा लिखिए या द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो विमा देखो यहाँ से आवेश का परिमाण यानी आवेश की विमा कितनी होती है, आवेश की विमा T1A1 इंटू मीटर, मीटर किसकी है, लेंथ की, यानी L1, m और इसमें m और t तो अपने आप ही जीरो, यहाँ m0, ठीक है। तो ये कितनी आ गई T1L1 T1A1, ठीक है। अब यहाँ m ऐसे लिख सकते हैं m0, या फिर इसको अच्छे से लिखें तो m0 L0 T1A1, ये तो होगी आवेश की विमा, m0 L1 T0 ये हो गई दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी दूरी की विमा। अब बात करें तो m0 L1 T1A1 ये हो गई द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके ऊपर करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दो। एक सवाल है कि किसी रेखा पर या निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर रखा हुआ है -2q आवेश, ठीक है, और मूल बिंदु से एक बिंदु A ले लिया और ये बिंदु हमने ले लिया B। बिंदु A जो कि कितनी दूरी पर है, A0, इस पर रखा हुआ है +q आवेश, और बिंदु B पर रखा हुआ है एक अलग से +q आवेश जिसकी निर्देशांक कितने हैं, 0A, ठीक है। आपसे पूछा है इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव बनना चाहिए। द्विध्रुव क्या होता है, -q और कुछ दूरी पर हो +q आवेश, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। तो इसको बनाया जाए पहले विद्युत द्विध्रुव। क्या हम -2q को ऐसे लिख सकते हैं, -q, दो भागों में तोड़ दें, -q, ठीक है। एक हमने मान लिया -q इधर, -q। अब देखो ध्यान से, इसको यहाँ लिख देते हैं +q, -q और +q कुछ दूरी पर है, एक द्विध्रुव बन गया ये, ठीक है। -q इसको नीचे लिख लेते हैं, बिंदु A ऊपर, और ये +q, एक द्विध्रुव बन गया कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन, तो द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये रहा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी इस तरफ होगी डायरेक्शन, ये मान लो P1, इस द्विध्रुव की डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस, ये हो गई P2, यानी कुछ इस तरह, इधर हो गया P2 और ये हमें मिला P1। दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, ये कोण कितना, 90। तो हमें दो डायरेक्शन प्राप्त हुई इनकी, तो क्यों ना हम इसका परिणामी निकाल लें। तो परिणामी निकलेगा इसके बीचों कटान बिंदु से होता हुआ बीचों बीच कुछ इस प्रकार, ये आएगी परिणामी विद्युत द्विध्रुव की दिशा, यानी ऐसे P नेट निकालें, जो कितने डिग्री कोण पर होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री है तो इनके बीच का कितना हो जाएगा, 45। अब देखो P1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 इसका, इस द्विध्रुव का -q और कुछ दूरी पर है +q, और वो कुछ दूरी कितनी है, 0 से a, 0a है इसके निर्देशांक, यानी यहाँ से ये दूरी इनके बीच की दे दी a, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, आवेश का परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो यहाँ तो 2a थी, यहाँ हमने 2a ली थी, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको दे रखी है a, तो इंटू लगा देंगे a। अब बात करें P2 की, P2 यानी ये वाला, -q इधर और ये +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a दे रखी है, ऐसे ही आ जाएगा q इंटू a। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि P1 = P2 कितना है, qa, तो क्यों ना इसको P के बराबर मान ले,
ठीक है। तो परिणामी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ये कितना आ गया, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस, दोनों के बीच में कौन कितना, इन दोनों के बीच में 90। यहाँ 45 का मतलब है जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो यहाँ क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में कोण 45 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों द्विध्रुव के बीच का कोण कितना है, 90, तो पूरा कोण कितना है ये 90 कॉस 90। तो P नेट कितना आया, P रख दिया इन दोनों की जगह, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर और कॉस 90 का मान 0, तो यहाँ तक ही, तो कितना आ जाएगा ये √2P स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे अंडर को, तो √2 इंटू P, अब P की वैल्यू रखें तो P नेट कितना आ जाएगा, √2QA। अब इस सवाल में आपको Q की वैल्यू दी हुई हो तो Q की वैल्यू रख देंगे, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस A की वैल्यू दी हुई होगी तो A की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के सवाल कुछ इस प्रकार के आएंगे, ठीक है। एक और सवाल करें। सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर यहाँ रखा हुआ है -2Q आवेश, इस कोने पर रखा हुआ है +Q आवेश और इस कोने पर रखा हुआ है +Q आवेश। आपको निकालना है इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना चाहिए, एक विद्युत द्विध्रुव बनाना चाहिए, यानी डायपोल बनाना चाहिए, और ये डायपोल अभी है नहीं, तो क्यों ना हम इस -2Q आवेश को ऐसे तोड़ ले, -Q में कर ले, -Q। इससे फ़ायदा क्या होगा, -Q कुछ दूरी पर +Q, एक द्विध्रुव तो बन गया ये कुछ इस प्रकार, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ये, और ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है, प्रत्येक समबाहु इसकी भुजा दे रखी है आपको A। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी A, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस भी कितनी है A, ठीक है। अब आपको निकालना है परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। पहले तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -Q से +Q, यानी इधर, ये मान लो P1, -Q से +Q इधर, ये हो गई P2, ठीक है। तो ये होगी P2 की डायरेक्शन और ये हमने मान ली P1 की डायरेक्शन, ठीक है, सही है। अब देखो इन दोनों का परिणामी निकालना है, परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बीच का कोण पता होना चाहिए, और ये कैसा त्रिभुज बताया मैंने, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा 60 डिग्री। और यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है P1 और P2 दोनों की वैल्यू सेम, क्यों, क्योंकि P1 की वैल्यू क्या आएगी Q इंटू A, और ऐसे ही P2 की वैल्यू आएगी Q इंटू A, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P2 हमने मान लिया Q इंटू A, यानी इसको P के बराबर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा इसका परिणामी P नेट, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, P नेट इक्वल टू √P स्क्वायर यानी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, जिसको हमने P लिखा, प्लस 2P1 P2, P1 की जगह हमने रखा P, P2 की जगह रखा हमने P, तो कितना आ गया P स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या रखें, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री, यानी कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये कितना आ जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60, यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यानी 3P स्क्वायर। तो P नेट अंडरूट से बाहर लेके आए इसे, तो √3P, P की जगह हमने वैल्यू रख दी Q इंटू A, √3QA, ठीक है। अब आप सोचोगे कि पिछले वो भी तो ऐसा ही था एग्जाम्पल, उन दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, और यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आए। एक और सवाल करते हैं द्विध्रुव पर, जो आपके NCERT
क्वेश्चन आंसर में दे रखा है, लास्ट में जो एनसीईआरटी में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं उसमें दे रखा है आपको ये सवाल। सवाल सुनिए, सवाल ये है कि दो द्विध्रुव दे रखे हैं, एक तो P है, एक का द्विध्रुव आघूर्ण है P और दूसरे का है 64P। मतलब आपके पास दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, एक का डाइपोल मोमेंट है P और दूसरे का है 64P, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखे हुए हैं, जिन दो इस प्रकार, जैसे ये हमने मान लिया, एक ये है, एक आवेश ये और दूसरा आवेश है ये, ठीक है। अब डायरेक्शन इसकी इधर है, इधर माने विपरीत तो ऐसे ही होगा, एक इधर रखा होगा, एक इस प्रकार रखा होगा। तो यहाँ इसकी ये -q मान लो और ये मान लिया +q, ये बन गया पहला डाइपोल, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है P इस डायरेक्शन में। दोनों द्विध्रुव परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और विपरीत दिशा में। एक द्विध्रुव हमने ये मान लिया, दूसरा, अब डायरेक्शन इसकी इधर होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए -q और यहाँ होना चाहिए +q, ठीक है, ऐसे। और डायरेक्शन इधर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसे, जिसकी वैल्यू कितनी है द्विध्रुव आघूर्ण की 64P। यानी इस डाइपोल की आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है P और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है 64P और दोनों 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके केंद्र से मानी जाती है दूरी, हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेंगे। यानी ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा है, इसी अक्षीय रेखा पर ये होगी, बीच में वो पॉइंट हमने मान लिया N। ऐसा पॉइंट है इनके बीच में कि इस बिंदु N पर दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है 0। यानी इस N पर दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण E की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो आपको बताना है कि P से ये N बिंदु कितनी दूरी पर है। एक बार दोबारा सुन लो ये सवाल। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखे हैं आपको, ये आपके सवाल है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी में, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिए, एक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपको दे दिया P, दूसरे का दे रखा है 64P और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कुछ इस प्रकार। एक डाइपोल यहाँ रख दिया, एक डाइपोल यहाँ रख दिया, जैसे ये छोटा ये मान लो, ठीक है। एक का P है, एक का 64P और दोनों परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 25 सेंटीमीटर की दूरी अब कहाँ से लें, दोनों के केंद्र से, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर की दूरी मान ली। अब ये जो इनके बीच का जो बिंदु N है, उस बिंदु पर दोनों डाइपोल के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है 0, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि ये N बिंदु इस P वाले द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव से कितने दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब निकालने की कोशिश करो, फिर हम समझाएंगे इसको। आप एक बार पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश करो। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड डाइपोल। हमें क्या निकालना है कि इस द्विध्रुव से बिंदु N कितने डिस्टेंस पर होगा, कितनी दूरी पर होगा। तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया x डिस्टेंस पे होगा। तो x डिस्टेंस कहाँ से लें, इस बिंदु, ये जो P वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके केंद्र से लेंगे। यहाँ से हमने मान ली कि ये जो बिंदु N है वो x दूरी पर है, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये बिंदु N x दूरी पर है, तो उससे कितना होगा, पूरी दे रखी है 25, तो इतनी घटा दें इसमें से, कितना बचा 25 माइनस x, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र और इसके कारण विद्युत क्षेत्र दोनों का जो टोटल है वो 0 है। आप देखें ये जो बिंदु है ये इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय रेखा पर है इधर। अच्छा ये आता बाद में,
ये सवाल नोट कर लो, ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के बाद हम ये सवाल करेंगे, ठीक है। टॉपिक है अपना, सवाल याद रखना ये और अपने आप करने की कोशिश करना अगर वो टॉपिक समझाने के बाद, ठीक है। अपना टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पढ़ा नहीं था हमने, है ना। पहले ही आपने सवाल कमेंट में सवाल करवाओ, तो वही ध्यान में रहा कि सवाल करवाने हैं, ठीक है। अपना टॉपिक है कि जो कोई अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। उस डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, ठीक है। पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि कोई बिंदु आवेश है, उससे किसी बिंदु r दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ये कोई बिंदु आवेश हमने मान लिया और r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु रखा हुआ है, ठीक है, r दूरी। इसके कारण इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश हम रखते थे, ठीक है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, KQ/r²। अब आपके सामने क्या है कंडीशन, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल में तो दो आवेश होते हैं, एक +Q और एक -Q। अब दोनों के कारण इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एकदम आसान है, बस आपको अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है। पढ़ा था हमने अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे कि किसी निकाय में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, 2 या 2 से अधिक आवेश हैं। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग। अब आपके सामने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमने मान लिया -Q, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मान लिया, दूसरा इसका आवेश मान लिया हमने +Q। अब आपके सामने कंडीशन ये है कि अक्षीय रेखा पर निकालना है या निरक्षीय रेखा पर। मैंने बताया था इसकी ये हो गई अक्षीय रेखा और जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी वो होगी इसकी निरक्षीय रेखा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा तो ये हो गई इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो मूल बिंदु से भी गुजरती है। इनका जो सेंटर है ना द्विध्रुव का, वो सेंटर हमने मान लिया O। अब O से कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आपको किसी बिंदु की दूरी दे रखी है, वो हमेशा उसके केंद्र से मानी जाएगी। और डाइपोल का केंद्र कौन सा है, ये, ठीक है। इसके अक्ष से एक बिंदु हमने मान लिया P और अक्ष से r दूरी पर है वो बिंदु, मान लिया। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान है ये, और बोर्ड क्लास के नज़र से देखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई बार 2023-22 में भी पूछा गया है इसके लिए एक सवाल कि निरक्षीय रेखा पर, कभी अक्षीय रेखा पर आ जाता है, कभी निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। तो बोर्ड क्लास से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें इन दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करें, ये केंद्र से A दूरी इधर, A दूरी इधर, यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी लेते थे हम, 2a। अभी जस्ट पहले लिए हमने 2a, ठीक है। अब इस बिंदु पर पहले तो हम निकाले -Q आवेश के कारण, फिर निकाले +Q आवेश के कारण। पहले निकालते हैं -Q आवेश के कारण, ठीक है। पहले डायरेक्शन देखें, -Q ऐसे रखा हुआ है, ये -Q और इससे बिंदु P कितने डिस्टेंस पे है, R तो यहाँ तक हो गया और ये डिस्टेंस कितनी हो गई A, तो R + A, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी R + A। क्यों बीच की दूरी हमें चाहिए, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r²। R क्या थी, उस बिंदु आवेश से जहां आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां तक की टोटल दूरी, ठीक है, R + A। अब देखो डायरेक्शन, ये माइनस आवेश और यहाँ हमने रख दिया अपना परीक्षण आवेश Q0। ये इसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करेगा, दोनों विपरीत प्रकृति के होने के कारण उसे अपने पास बुलाएगा, यानी अपने पास खींच लेगा, ठीक है। खींच लेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, कुछ इस प्रकार,
ऐसे ये हमने दिखा दी E1, तीर के निशान से दिखाते E1, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू और ये डिस्टेंस कितनी, ये हो गया मान लो प्लस क्यू और ये बिंदु है P, दोनों के बीच की दूरी कितनी। अब टोटल तो R है, अगर इस R में से ये A घटा दें तो यहाँ तक की डिस्टेंस बच जाएगी, तो ये आ जाएगी R माइनस A। तो ये दूरी आ गई आपके पास R माइनस A। अब दिशा देखो, प्लस क्यू के क्षेत्र में दूसरा परीक्षण आवेश जो धनावेश ही मानते हैं घुसने की, ये प्लस क्यू है, ये आवेश इसके क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा है ऐसे इस प्रकार। ये क्या करेगा, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, ये इसे दूर भगाएगा, तो दूर ये किस तरफ जाएगा, इधर, यानी इधर। अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है, ये E2 की डायरेक्शन, ये E2 और ये होगी E1। एक मैंने बड़े तीर के निशान से दिखाई है डायरेक्शन और एक मैंने दिखाई है छोटे तीर के छोटा तीर लगाया। क्यों, हमने देखा E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कमज़ोर, ठीक है। तो माइनस क्यू और इसके बिंदु के बीच की दूरी ज़्यादा, बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो E1 की वैल्यू क्या होगी, कम, वैल्यू कम होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ है तीर की वो हम छोटी लेंथ से दिखाएंगे। प्लस क्यू और इस बिंदु के बीच की दूरी ज़्यादा इसके कंपैरिजन में, तो E2 की वैल्यू इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसे बड़े तीर के निशान से दिखाएंगे। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें E नेट, ये कितना होगा, बड़े में से छोटा घटा दे, E2 माइनस E1। केवल परिमाण देखें एक बार और दिशा देखें, E2 माइनस E1, E बड़ा है तो E2 को इधर ले लिया धनात्मक, इसको ले लिया ऋणात्मक, तो इधर ही आएगी डायरेक्शन। इधर डायरेक्शन मतलब और द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, इधर ही। इसको हम देखें P कैप लगा दिया, ये विद्युत द्विध्रुव की या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दिखाने के लिए, ठीक है। और अपनी दिशा भी इधर ही आई, यानी P कैप अक्षीय, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अक्षीय रेखा के अनुदिश या द्विध्रुव आघूर्ण की रेखा के अनुदिश, जिस तरफ इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है उसी तरफ क्या होगी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब हम केवल परिमाण निकालें इसका, E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू निकालें। E2 था प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, और ये E2 है, इसके कारण ये E1, तो KQ अपॉन R², KQ अपॉन R², R कितना है, R प्लस A हो गया, अब माइनस KQ अपॉन इसकी वैल्यू E2 माइनस E1, R माइनस था ना ये, तो R माइनस R प्लस A का स्क्वायर, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लें, KQ। अब देखो एलसीएम ले इसका, तो इन दोनों का गुणनफल R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर। अब इन दोनों में इसका भाग दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, कितनी बार भाग गया, R प्लस A का स्क्वायर, और यहाँ ये बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, एक, तो एक को इससे गुणा किया तो R प्लस A स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। इन दोनों में इसका भाग दें तो ये तो कैंसिल हो गया, कितनी बार भाग गया, R माइनस A का स्क्वायर, R माइनस A स्क्वायर, ठीक है। अब तो केवल मैथमेटिकली आपको करना है, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, जोड़ गुणा भाग करना है बस अब तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस A R प्लस A, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, और इसका स्क्वायर लगा दें, ऐसे होल स्क्वायर बना दें। इसको खोलो, A प्लस B के होल स्क्वायर से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटा दें तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल,
ये आ जाएगा के क्यू इंटू ये कितना बचा 2AR प्लस 2AR। इसको हम ऐसे लिखेंगे 4AR नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2AR। लिखने का मतलब समझ में आ जाएगा आपको बाद में। अपॉन ये क्या आएगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर क्या है इन दोनों का होल स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगी इसकी घात 2। अब देखो Q को यहाँ से उठा के इसके पास रख दिया ऐसे, ये क्या बन गया, हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण 2AQ, यही होता है, यही है द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जगह हमने लिख दिया P, तो 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। ये आ गया अपना अक्षीय रेखा पर बिंदु, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ये मिटा दे, करके देखना, जितनी बार ये कैलकुलेशन करोगे उतना ही ये टर्म आपको याद होगी कि इस स्टेप के बाद क्या करना है। E नेट इक्वल टू कितना आया अपना 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। अब एक कंडीशन माने, ठीक है, कंडीशन क्या माने कि R की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है A से। A कौन सी है, दोनों आवेशों के केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी। अगर ये दूरी बहुत कम है, कौन सी से, इसके केंद्र से जो बिंदु स्थित है वो, ठीक है, ये एक डाइपोल है। डाइपोल कब बनता है, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस A मान ली। अब ये भी A है, इसके अक्षीय रेखा पर बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है, जैसे 20 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु रखा हुआ है और इनके बीच में है दूरी 2 mm, तो 20 सेंटीमीटर की तुलना में mm तो बहुत कम है। ऐसी कंडीशन के लिए, ठीक है, ऐसी कंडीशन के लिए R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तब हम क्या करें, ये वैल्यू और भी ज़्यादा, मतलब इसका स्क्वायर तो और भी ज़्यादा होगा और ये और भी कम होती जाएगी। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार आ जाएगी कि ये तो हम माने अनंत, अनंत में कुछ भी जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू और ये बहुत 0.000 कुछ, तो इसकी कंपैरिजन में ये बहुत कम है, यानी नगण्य मान लें इसको, ठीक है। तो E नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2KPR अपॉन, अब R माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी आर स्क्वायर और बाहर इसकी घात कितनी है 2, 2 इंटू 2 4, आर की घात हो जाएगी 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, घात कितनी बची 3, तो E नेट इक्वल टू कितना हुआ 2KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K की जगह वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो हुआ इसका परिमाण। दिशा के रूप में दिखाएं तो दिशा इसकी क्या है P कैप, तो हम इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में E अक्षीय, यानी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, उसके लिए E की वैल्यू कितनी आएगी 2KP अपॉन आर क्यूब इंटू P कैप। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, डायरेक्शन P कैप है इसकी, ये इसका परिमाण हो गया और ये इसकी डायरेक्शन P कैप। अब P इंटू P कैप को हम क्या लिख सकते हैं, P सदिश के रूप में 2KP सदिश अपॉन आर क्यूब, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो आप। अब देखो एक ध्यान देने की बात क्या है, जब कोई एक बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर कोई बिंदु था और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो उसमें क्या था E समानुपाती था 1/r², एक बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। अब यहाँ तो 2 हैं, तो दोनों के कारण E प्रोपोर्शनल टू कितना आया, डाइपोल के कारण 1/r³। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब कोई एक बिंदु आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे चेंज होती है, दूरी के साथ क्या रिलेशन होता है 1/r² प्रोपोर्शनल टू, और ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी
यहाँ दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी किसी एक बिंदु आवेश के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की टर्म में, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ई की वैल्यू इसकी कंपैरिजन में और ज़्यादा तीव्रता से कम होगा, यानी और जल्दी कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लें। यहाँ तक तो हमने रखा है अक्षीय रेखा पर, अब क्यों ना हम निरक्षीय रेखा की बात करें। तो अपना अगला टॉपिक है कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। ये तो अक्षीय रेखा पर था, अब द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु है, उस पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर। तो एक द्विध्रुव मान लिया हमने, ये मान लो -q और इससे ये मान लो +q, दोनों के बीच की दूरी कितनी 2a, ये लेते हैं हम, ये इसका केंद्र हो गया O। अब इसके केंद्र से निरक्ष पर, ये निरक्ष हो गया, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, ये बिंदु P मान लिया, तो यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई परीक्षण आवेश ऐसे रख के कर सकते हैं। अब -q से इसको मिलाया, फिर +q से इसको मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अब ये डिस्टेंस a है, ये a है। ठीक है, अब ये दूरी देखो, पहले तो दूरी तो निकाले दोनों के बीच की, कितनी आएगी r, ये एक पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, √r² + a², सेम दूरी ये होगी √r² + a²। ठीक है, अब डायरेक्शन देखें, बिंदु P पर -q, यहाँ कोई परीक्षण आवेश मान लो -q के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, इसे अपने पास खींच लेगा। तो खींच लेगा तो कहाँ जाएगा खींच के, इसी रेखा के अनुदिश इस तरफ। ये हो गई E1, ये पहला आवेश मान लिया हमने और ये मान लिया दूसरा आवेश। ठीक है, अब +q के कारण निकालें बिंदु P पर, यहाँ परीक्षण आवेश रखा हुआ था, इसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो ये क्या करेगा, इसे, दोनों की प्रकृति सेम, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो इसे दूर फेंकेगा इसी लाइन के अकॉर्डिंग इस तरफ। ठीक है, ये हो गई E2। अब दोनों के जो तीर के निशान हैं उन दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हमने मान लिया क्षैतिज से, ये मान लो थीटा कोण पे, एक इस डायरेक्शन में आया और एक इधर, तो इसका परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बीच का कोण, जो हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो मान लो ये कोण है थीटा क्षैतिज से, क्षैतिज मतलब ये वाली रेखा। ठीक है, ये भी मान लो इससे कितने डिग्री कोण पर है, थीटा। अब क्यों ना इनके दो घटकों में इसे जो विभाजित कर लिया जाए, ये हो गया इसका क्षैतिज घटक और ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, जिस आधार पर कोण बना हुआ होता है वो होगा, पहले इसकी टर्म में देखें तो ये क्या होता है, E cos थीटा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है ये। ठीक है, और ये मान लो E2 sin थीटा, इसको तोड़ा हमने दो घटकों में, दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो ये E2 cos थीटा और ये हो गया E2 sin थीटा। ऐसे ही हम E1 को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। भाई ये कंडीशन कुछ इस प्रकार है, अलग से समझ लेते हैं। ये E1 की डायरेक्शन दे रखी है और ये डायरेक्शन है E2 की। ठीक है, अब मान लिया क्षैतिज से ये थीटा कोण पर है, ये भी कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। ठीक है, अब देखो इसको दो घटकों में तोड़ा, ये हो गया इसका क्षैतिज घटक क्योंकि इसी आधार पर है, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और इसका लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये हो जाएगा E1 cos थीटा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा E1 sin थीटा, इसको कुछ ऐसे। ठीक है, अब बात करें ये E1 E2 की, तो देखिए E1 की वैल्यू कितनी आएगी। E1 क्या है, इस आवेश के कारण KQ अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा R² + A², अंडर रूट से वो स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है,
तो ये आएगा, ऐसी आएगी E2 की वैल्यू इस आवेश के कारण KQ अपॉन बीच की दूरी √r² प्लस a² और दोनों का स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा यानी r² प्लस a²। हमने देखा कि E1 और E2 की वैल्यू सेम, ठीक है, तो क्यों ना इसको E ही मान लिया जाए। अब यहाँ हमने लगा दिया E1 E2 की वैल्यू सेम है तो E। अब देखो ये इधर तो ये दोनों कंपोनेंट तो आपस में परिमाण में तो समान लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अलग, तो विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएंगे, काट देंगे एक दूसरे को। और ये एक ही डायरेक्शन में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा किस तरफ होगी, इसी तरफ, ठीक है। अब देखिए इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कहाँ होती है, हमने देखा था -q से +q, तो माइनस से +q यानी इधर, ये p कैप की डायरेक्शन, ठीक है। जबकि ये डायरेक्शन तो इधर आ रही है, जस्ट किसके अपोजिट है, p कैप के, तो इसकी डायरेक्शन हम लें -p कैप, ठीक है। अब निकालते हैं इसका परिमाण, तो E नेट कितना आ जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, E माना है इसको, ठीक है। तो ये E नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2E cos थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रखें E नेट इक्वल टू 2, E की वैल्यू ये रही, KQ अपॉन r² प्लस a², और cos थीटा की वैल्यू हम इससे निकालें, ये थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और क्यों होगा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो और एक ऐसे तिरछी, तो ये कौन थीटा होता है, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि एक ऐसे z वाली कंडीशन बन रही है, ऐसे वाली, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ से देखो, चाहे तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आधार बटा कर्ण, आधार है a और कर्ण है √r² प्लस a², यानी a अपॉन √r² प्लस a², ठीक है। अब हम तो वही काम करेंगे अपना, k और इस 2 को उठा के इन दोनों के साथ रख लें, 2aq अपॉन, अब देखो r² प्लस a² की घात कितनी, 1, r² प्लस a² की घात कितनी, 1/2। तो जब आधार इस प्रकार गुणा में है, ये दोनों आधार समान हो और आपस में गुणा में हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2, तो यानी r² प्लस a² की घात कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है। यहाँ तक काम हुआ। अब 2aq को क्या लिखें, हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, ये कितना हुआ था अपना 2aq, तो क्यों ना इसकी जगह हम क्या रख दें, p, तो kp अपॉन r² प्लस a² की घात 3/2, ये हमें प्राप्त हुआ निरक्षीय रेखा पर। अब वही अपनी स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, एक बार वापस लिख लेते हैं, निरक्ष, ई नेट की जगह यार निरक्ष रख ले, kp अपॉन r² प्लस a² की घात 3/2, ठीक है। अब वही कंडीशन अपनी, तो अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो इस a की कंपैरिजन में, r ग्रेटर देन a, तो a को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, तो e निरक्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा, kp अपॉन की वैल्यू करें, देखो ये है r² और नगण्य मतलब 0, तो r² ही होगा, की घात 3/2, ऐसे घात के ऊपर घात हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा, r की घात 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r की घात कितनी बची, 3, तो r की पावर 3, यह आ जाएगा निरक्षीय रेखा पर। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, -p कैप, क्यों, यहाँ से हमने देखा था जस्ट द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत,
ठीक है। सदिश रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, निरक्ष पर माइनस के पी सदिश अपॉन आर क्यूब। पी इंटू पी कैप को हमने क्या लिख दिया, पी सदिश। यहाँ से भी हमने यही देखा कि ई निरक्ष या जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। यानी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई एक बिंदु आवेश हो तो उसमें आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उस बिंदु आवेश से जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो दूरी, दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर पीछे देखा हमने। और द्विध्रुव दो आवेश रखे हो तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, यानी ज़्यादा तेजी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमज़ोर होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल लें। ई अक्ष पर कितनी प्राप्त हुई थी, परिमाण देखें केवल, ई अक्ष पर था 2kp अपॉन आर क्यूब। ई निरक्ष पर केवल परिमाण देखें तो ये है kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब दोनों के बीच में आपको संबंध बताना हो तो हम लिख सकते हैं ई अक्ष इक्वल टू 2 इंटू kp अपॉन आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ई निरक्ष। तो ये कब काम आता है, ये जब आपने अक्षीय रेखा पर निकाल ली और सेम डिस्टेंस से निरक्ष रेखा पर निकालनी है, तब आप ये शॉर्टकट अपना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने उस सवाल पे जो हमने दिया था। अब करने की कोशिश करो वो सवाल, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, ये -q ये +q है ना, ये और ये p है इसका द्विध्रुव आघूर्ण, और एक दूसरा डाइपोल है +q -q जो जस्ट इसके विपरीत रखा हुआ है इधर, और उसका द्विध्रुव आघूर्ण है 64p। इनके बीच में एक बिंदु n ऐसा है जहाँ पर E नेट कितना है 0, और ये दोनों डाइपोल एक दूसरे से का मतलब दोनों के केंद्र आपस में कितनी दूरी पर हैं, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि P द्विध्रुव आघूर्ण व इस वाले डाइपोल से ये बिंदु N कितनी दूरी पर है। तो अपनी मर्जी से मान लिया x दूरी पर है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो अक्षीय रेखा पर डिस्टेंस देखें, डायरेक्शन देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इस डाइपोल के कारण ये इसके अक्षीय रेखा पर स्थित है तो इधर आएगी E1, ये पहला डाइपोल है और ये है दूसरा डाइपोल। इसके कारण ये डाइपोल हो गया, ये इसके अक्षीय रेखा पर है और ये -q ये +q, तो इसमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, और इधर ही डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जिस बिंदु n पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, यानी इधर ये E2। दोनों परिमाण में बराबर होंगे तभी क्या होगा, ये जो E नेट क्या है 0 होगा। ठीक है, यानी पहले डाइपोल के कारण बिंदु n पर तीव्रता और दूसरे डाइपोल के कारण बिंदु n पर तीव्रता दोनों परिमाण में क्या होंगे, बराबर, यानी E1 इक्वल टू E2। ठीक है, अब E1 की वैल्यू निकालें। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, अक्षीय रेखा पर देखो ये होती है ना 2k, और द्विध्रुव आघूर्ण कितना है P अपॉन x क्यूब। ठीक है, अब इस दूसरे डाइपोल के कारण 2k, अब P की जगह क्या लिखा हुआ है 64p इंटू 64p अपॉन, अब बीच की दूरी ये पूरी 25 है और ये हमने मान ली x, तो कितनी बची 25 माइनस x। एक बार सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दो। ठीक है, 25 माइनस x की पावर 3। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, 2k से 2k कैंसिल, p से p कैंसिल, ये बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 64 अपॉन 25 माइनस x की घात 3, 64। अब क्यूब लगा हुआ है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3। तो क्यों ना घनमूल ले ले दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 1/x
4/25 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 25 माइनस एक्स इंटू 4x, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 25 माइनस एक्स बराबर 4x, x को इधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा 4x प्लस एक्स इक्वल टू 25, ये 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू कितना आ गया 25/5 यानी 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये बिंदु N कितने दूरी पर है, तो कितने दूरी पर है 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर दूसरे से पूछा होता तो 25 में से 5 घटा देते, कितनी आ जाता है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस पर आपको कुछ सवाल भी करवाए गए। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो सवाल हैं वो करके देखिए, डायग्राम बनाओगे तो सवाल और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।